एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पुलिस एग्जाम की तैयारी चल रही है। यहाँ पर सुबह 11 बजे आप देख सकते हैं कि पुलिस की क्लास आपकी दी जा रही है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हैं। अंकित भाटी सर की जो बुक है उसमें से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 2018, 2019, 2017 है ना, 2020, ये आपके क्वेश्चन आपके हैं। और ये आपकी जो आज की क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये क्लास आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टैटिक जीके लगभग हर एक परीक्षाओं में होते हैं, पेड एग्जाम में भी आता है। तो इस क्लास को सभी लोग आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, आवाज़ मिल पा रही, एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है? आ रही है भाई? यस कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, पारसियों का भारत से प्रथम संपर्क इस्लामिक आक्रमणों के कारण ईरान से भागकर आने के क्रम में लगभग किस सदी में हुआ था? ये देख सकते हैं 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। याद रखिए 3री से आपके 10वीं सदी के बीच है जो कि आपके पारसियों का भारत में आगमन है। इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पारसियों के पवित्र ग्रंथ में 17 पवित्र गीत पवित्र मंत्र है, ग्रंथ का नाम बताइए। तो पारसियों का जो ग्रंथ होता है क्या होता है? यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो पारसियों का जो ग्रंथ होता है वो होता है जेद अविस्ता। क्या होता है? अविस्ता। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये बताइएगा कि कब हुआ था? लुम्बिनी में हुआ तो ये कब हुआ? तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि यहाँ पर आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्ध के पिता शाक्य राज्य के राजा थे और क्षत्रिय जाति के थे, इनका नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 4 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर इनके जो पिता थे इनका नाम क्या था? तो यहाँ पर देखिए शुद्धोधन। क्या हो जाएगा? शुद्धोधन। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे गौतम बुद्ध का जन्म कामा ज्ञान की प्राप्ति तथा मृत्यु पूर्णिमा को हुई, जो कि इस माह की पूर्णिमा थी। तो यहाँ पर बताइए कौन सी माह की ये पूर्णिमा आपकी रही है? तो आप कहेंगे सर वैशाख माह की जो पूर्णिमा होती है तभी तो बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। तो ऑप्शन देखिए आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गौतम बुद्ध का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ और इनके घर एक पुत्र के जन्म लेने के बाद इन्होंने घर जो त्यागा था वो कब त्याग दिया था? यहाँ पर देखिए 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था। यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। और इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया भी गया है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 35 वर्ष की आयु में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है नौटंकी लोकनृत्य, जो आपका दिया है नौटंकी है, लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपके उत्तर प्रदेश से। इसका ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आपके दिए गए हैं। अगला है बिहू प्रमुख नृत्य है आपके, कहाँ का है बिहू? और बिहू कहाँ का है? तो आप याद रखिए असम का है। कहाँ का है? असम का है। और असम के जो घर होते हैं वो आपके बांसों में ज़्यादा से ज़्यादा आपके होते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी ऊंचाई में बनाए जाते हैं। कभी क्वेश्चन बन जाता है सीटेट वगैरह में कि जो बांस के घर आपको मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? तो पूर्वोत्तर भारत में मिलते हैं। आपका आंसर ये हो जाएगा असम हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? कुचिपुड़ी का संबंध जो है वो आपके कहाँ से है? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी, और कब होता है? अंधेरे में, अर्थात आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी का संबंध है आपके आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर क्या कह रहा आपसे, यक्षगान लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान लोकनृत्य का जो संबंध है वो किस राज्य से है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यक्षगान कहाँ का है आपका दोस्तों? ये है आपके कर्नाटक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। मुखौटा लगाकर यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कथकली कामा मोहिनी अट्टम प्रमुख लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कथकली और मोहिनी अट्टम, है ना, ये अट्टम शब्द जो आपका है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा नंबर है, केरल से है। कहाँ से है? केरल। इसका ऑप्शन आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है?
यहाँ पर गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है। इसमें से हर चीज टॉपिक आपकी कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद हर प्रकार की जो स्ट्रैटेजी के वगैरह है वो कंप्लीट हो जाएगी। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, 13 का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा गुजरात से है। डांडिया कहाँ से है, तो गुजरात से ही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर राउफ लोक नृत्य आपका है जो किससे है। चलिए बताइए राउफ लोक नृत्य किससे है, 14 का ऑप्शन देना है। तो राउफ आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर। इसका ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है भारतनाट्यम लोक नृत्य का जो संबंध है वो आपके किससे है। हर एक टॉपिक आपको मिलेंगे, हर चीज मिलेंगी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ मिलती रहेंगे, जीके भी करंट भी। यहाँ पर देखो भारतनाट्यम लोक नृत्य का जो संबंध है वो किससे है। यहाँ पर देखें तो आप कहेंगे सर तमिलनाडु से है। कहाँ से है भारतनाट्यम, आपके तमिलनाडु, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि गिद्धा कामा भांगड़ा का संबंध किस राज्य से है। आपके क्वेश्चन पहले से ही आ जाना चाहिए, जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ाएं उससे पहले आपका आंसर आ जाए। तो देखो गिद्धा भांगड़ा इसका जो संबंध है कहाँ से है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, तो आपका ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर पंजाब से। कहाँ से भाई, भांगड़ा कहाँ से है, पंजाब से हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है। सरहुल जो आपका लोक नृत्य है ये आपके कहाँ से है, तो आपके झारखंड से है। ऑप्शन बी हो जाएगा, सरहुल का संबंध आपके झारखंड से है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि घूमर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। घूमर लोक नृत्य का जो संबंध है वो किस राज्य से है, तो घूमर कहाँ का है, आपके राजस्थान से। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर है, राजस्थान हो जाएगा। अगला है बड़े गुलाम अली खां किस घराने से संबंधित हैं। देखो बड़े गुलाम अली खां का जो संबंध है वो किस घराने से है, 2019 पुलिस में आपके पूछा गया था। 19 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन हो जाएगा पटियाला घराने से। कहां से है, पटियाला घराना, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। अगला दिया गया है पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है। इस वीडियो को आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि जैसे पेड एग्जाम होता है तो पेड एग्जाम में 10 नंबर आपको सामान्य जागरूकता अर्थात स्ट्रैटेजी के से होते हैं। यहाँ पर पंडित भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो आपके कहाँ से है, तो आप कहेंगे ईराना घराना। क्या बताएंगे, ईराना बताइएगा। इसका ऑप्शन जो आपका है वो आपको सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बेगम अख्तर किस घराने से संबंधित थे। चलिए यहाँ पर जवाब देना है बेगम अख्तर किस घराने से संबंधित है। 21 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, आपके लखनऊ घराने से हैं। कहाँ से हैं, लखनऊ घराने से हैं। और बेगम अख्तर जो कि संगीत से संबंध रखती थी, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, यहाँ पर जो बेगम अख्तर आपका है इनसे एक होता है, इनका असल नाम था अख्तरी बाई, ठीक है, फैजाबादी। याद रखिए इनका जो वास्तविक नाम था वो अख्तरी बाई फैजाबादी था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है पंडित जसराज सिंह किस घराने संबंधित हैं। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं। 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके मेवाती घराने से। कहाँ से, इनका जो संबंध है वो मेवाती घराने से है, मेवात से ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर है। और ये भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक इनका नाम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सिया राम तिवारी का संबंध किस गायन शैली से है। सिया राम तिवारी का जो संबंध है वो किस गायन से, हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा इसमें। तो दोस्तों ये जो आपके संबंधित है कहाँ से हैं, तो 23 को ऑप्शन डी आपके दोस्तों ध्रुपद से हैं। कहाँ से हैं, ध्रुपद परंपरा के हैं, जो कि आपके ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये संगीत महोत्सव में हिस्सा विदेशों में भी हिस्सा ले लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे मुश्ताक हुसैन खान किस गायन शैली के कलाकार हैं। मुश्ताक हुसैन खान किस गायन शैली से हैं दोस्तों। 24 को ऑप्शन आपका हो जाएगा ख्याल गायकी से हैं। क्या है, ख्याल गायकी से हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गिरजा देवी कामा बेगम अख्तर कामा सुबा मुगदल किस गायन शैली की कलाकार हैं। यहाँ पर 25 नंबर में देखिए तो ऑप्शन जो आपका ठुमरी गायिका से है ना, ये आपके शास्त्रीय और उप शास्त्रीय संगीत का गायन करती हैं, ठुमरी गायिका, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मार्तंड मंदिर जो कि जम्मू कश्मीर तथा कामाख्या मंदिर जो कि असम की शैली में बने हुए हैं। 26 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर नागर शैली में। क्या हो जाएगा, नागर शैली इसका हो जाएगा। गुवाहाटी में जो कामाख्या मंदिर है, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो ऊपर वाले आपके होते हैं 3 हिस्सों में, अर्थात भारत में 3 प्रकार के आपके मंदिर होते हैं। ऊपर दोस्तों आपका जो है आपका नागर शैली है, ठीक है ना। बीच में जो आपके बेसर यहाँ पर कह सकते हैं, नीचे जो आपके आते हैं वो आपकी द्राविड़ भाषा में होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर
लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? 27 नंबर की अगर बात करते हैं तो लिंगराज मंदिर है आपके भुवनेश्वर में है। कहाँ पर है? भुवनेश्वर। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला बताइएगा कि किस मंदिर को ब्लैक पैगोंडा कहा जाता है? यहाँ पर 28 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोंडा के नाम से जाना जाता है, जो कि उड़ीसा के कोणार्क में आपका स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर गंग राजवंश के लोगों ने अर्थात गंग राजवंश ने बनवाया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे मोढेरा का मंदिर किस राज्य में है? मोढेरा का जो मंदिर है दोस्तों ये किस राज्य पे है? तो 29 को ऑप्शन सी हो जाएगा आपके गुजरात में है दोस्तों। मोढेरा कहा जाता है इसे, मोढेरा सूर्य मंदिर ये गुजरात के मेहसाना जिले में है, मोढेरा गांव में है और पुष्पावती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? पुष्पा नदी के किनारे है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है। चलिए, द्वारिकाधीश मंदिर है ये आपके कहाँ पर है दोस्तों? आपके गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित ये मंदिर आपका है। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बृहदेश्वर तथा मीनाक्षी मंदिर किस शैली के मंदिर हैं? यहाँ पर 31 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये आपके दक्षिण भारत में पाए जाते हैं और ये आपके हैं आपके द्राविड़ शैली में बने हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि मीनाक्षी मंदिर स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मीनाक्षी मंदिर दोस्तों आपके तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु। यहाँ पर आंसर आपका जो है बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर काफी हाईलाइट में रहा था, जो कि आपके केरल में है। ऑप्शन इसका ये नंबर है राइट हो जाएगा। सबरीमाला का नाम सबरी के नाम पर पड़ा है, ठीक है। और इन सबरी का जिक्र आपके रामायण में भी किया गया है, ठीक है। और ये मंदिर जो आपका है 18 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए, 34 को ऑप्शन देना है। विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों आपकी हम्पी में है। कहाँ पर है? हम्पी। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी स्थित है। हर एक टॉपिक इसी में आपका कवर हो जाने वाला है। यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो आपकी है कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी हो जाए आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर है? सी नंबर है नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र स्थित है। 36 को ऑप्शन दोस्तों डी हो जाए आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर है? आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा आपसे संगीत नाटक अकादमी स्थित है। संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर है? आपके नई दिल्ली। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान स्थित है। रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान कहाँ पर स्थित है? 38 को ऑप्शन सी हो जाए आपके कोलकाता में है दोस्तों। रामकृष्ण मिशन ये आपके कोलकाता में है। ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यहाँ पर 39 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर 2.4% है। कितना है? 2.4% आपका है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। यहाँ पर रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश आपका कौन सा है? तो आपका भारत है दोस्तों, याद रखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? दोस्तों 40 नंबर में। तो 40 में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17.5। लेकिन ये आंकड़ा 2011 के अकॉर्डिंग है। नए आंकड़े में आपको यहाँ पर परिवर्तन अलग देखने को मिलेगा। और आपको मालूम है कि 2023 में विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपके भारत में हो चुकी है। चीन को भी पिछाड़ दिया है दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व में राष्ट्रों की जनसंख्या के क्रम में किस नंबर पर आती है? 41 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सी नंबर 5वें नंबर पे आती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व तो आपके दोस्तों बिहार में हो जाएगा। आज का वीडियो देखने से आपको हर एक चीज रिवीजन हो जाएगा। हर चीज आपका रिवीजन एक साथ होने वाला है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? तो आपके केरल राज्य में है। 1084 लिंगानुपात अर्थात 84
जो लड़कियां हैं वो 1000 पुरुषों से अधिक, अर्थात कह सकते हैं 1000 पुरुष हैं, तो यहाँ पर 1084 क्या हैं आपकी महिलाएं हैं। यहाँ पर देखा जाए तो पुदुचेरी जो कि भारतीय राज्यों में लिंगानुपात 10:38 दूसरा आपका है, 10:38 आपकी पुदुचेरी में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, फटाफट बताइए भाई। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख जाता है तो तुरंत आंसर बताइए। सबसे कम लिंगानुपात आपका हरियाणा का है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना है तो आप कहेंगे 877 है, क्या है 877 है। वहीं पर जो आपका केंद्र शासित प्रदेश आपका दमन द्वीप था तो वहाँ पर आपका 618, कितना 618। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो सिंपल सी बात है आप कहेंगे यहाँ पर केरल है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से आपका मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी साक्षरता सबसे कम है, सबसे कम साक्षरता आपके बिहार राज्य की है, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई, सर्वाधिक 10 की वृद्धि अर्थात 10 वर्षों में जो वृद्धि देखने को मिली वो आपके कहाँ पर देखने को मिले, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके मेघालय में। कहाँ पर है, मेघालय इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वो आपका कितना है, शहरी प्रतिशत जो आपका है दोस्तों 31.1% है, यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका सी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है, अनुसूचित जाति अर्थात ये कह सकते हैं SC, तो यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा आपके पंजाब में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है जनजाति निवास नहीं करती है, कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है दोस्तों, यहाँ पर 50 नंबर दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके 51 है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति अर्थात ST, तो ST निवास नहीं करती आपके दोस्तों पंजाब में और आपके हरियाणा में, यहाँ पर ST नहीं है दोस्तों, याद रखिए ST, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत वाला देश इनमें से कौन सा है, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत वाला कौन सा है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत वाला देश इनमें से कौन बनेगा, यहाँ पर 52 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए डी नंबर आपका सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर इसका आंसर है, जो कि राइट सभी का आ रहा है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में पहली जनगणना कहाँ हुई थी, विश्व में पहली जनगणना कहाँ हुई थी, यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर विश्व में सबसे पहले प्राचीन समय में देखा जाए तो रोमन साम्राज्य में हुई थी, अगर आधुनिक काल में देखा जाए तो स्वीडन में हुई थी आपके 1749 में, इसके बाद इंग्लैंड में हुई थी 1801 में, अमेरिका में हुई थी 1890 में, और भारत में हुई थी आपके 1872 में। तो आपका जवाब इनमें से कौन हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है, आपका जवाब हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा, यहाँ पर 1801 में हुई थी, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार जो जनगणना हुई वो आपकी कब हुई थी, यहाँ पर आंसर 54 नंबर में क्या बनेगा, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर है, 1872 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या की जनगणना को लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कब प्रारंभ किया गया, जो कि वर्तमान में भी प्रचलित है, अर्थात हर 10 साल में जनगणना जो आपकी हो रही है वो आपकी 1881 से आपकी लगातार हो रही है 10 वर्षों में, है ना। अगला आपसे दिया गया है, वर्ष के बाद भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई इसलिए इसे महान विभाजन कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका 1921 है, 1921 के बाद जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वो तीव्र रूप से हुई, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, महान विभाजन, जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 57 में, ऑप्शन सी 121 करोड़। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भैया 2023 में जो आपके आंकड़े आए हैं उनमें से क्या हो गया है, तो आप कहेंगे 143 करोड़ आपकी हो गई है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है, तो केंद्र शासित प्रदेश दिया है आपके दिल्ली में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर किसके जवाब पहले आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको दिख जाता है, दूसरा भी क्वेश्चन, तो देखते हैं कि कितने लोग हैं जो कि क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी जवाब दे देते हैं अगले क्वेश्चन का भी जवाब। यहाँ पर सभी के कमेंट देख रहे हैं, यहाँ पर दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का लिंगानुपात कितना हो जाएगा, तो भैया आपका हो जाएगा 943, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 240,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आपका जो 60 नंबर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा 7.33%। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्रम किस स्थान पर आपका आता है? 61 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? यहाँ पर सी नंबर चौथा स्थान आता है। क्या? चौथा स्थान आता है। आगे बढ़िएगा कि कितने राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? कितने राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? यहाँ पर जवाब देना है। तो जब सिंपल सा ऐसा आपको दिया जाए तो आपको बताना है कितना? 8 बताना है। लेकिन अन्य जब लगा देता है तब भी 8 लगाना है। कुल अगर लगा देता है तो आपको 9 लगाना है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगने वाला उत्तर प्रदेश का जो जिला है वो आपका कौन सा है? चलिए 17, 19, 21 में तो आपका 8 ही लगाया गया था। दिया गया सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगने वाला उत्तर प्रदेश का जिला इनमें से कौन सा है? तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप कहेंगे सर जी सोनभद्र है। कौन? सोनभद्र वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 राज्यों की सीमा इससे लगती हैं। अगला है उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश के साथ लगती है? यहाँ पर जवाब देना है 64 नंबर में। तो उत्तर प्रदेश की सीमा आपके नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और 7 जिले हैं जो कि नेपाल के साथ लगते हैं। ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर। अगले दिया है गेहूं, दूध, गन्ना के उत्पादन उत्तर प्रदेश का भारत में कौन से स्थान है? चलिए 65 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर 65 में ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? और क्या गलती है इसमें ये भी आपको बताना है। इसमें क्या गलती है उसमें भी आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती भी है। क्या गलती है जवाब देना है। 65 नंबर में देखें यहाँ पर दिया है गेहूं, दूध, गन्ना के उत्पादन उत्तर प्रदेश का भारत में कौन से स्थान है? तो हमने कह दिया कि आंसर आपका हो जाएगा पहला स्थान। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका जो दूध दिया गया है मिल्क के मामले में, दोस्तों याद रखिए क्वेश्चन को अपडेट कर लेना है कि मिल्क के मामले में जो आपका राजस्थान है, राजस्थान आपका पहले स्थान पर आपका हो चुका है दोस्तों 2023 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको अब ऐसा मिलेगा नहीं, है ना, क्योंकि दूध वाला अपडेट राजस्थान में हो गया है। अगला दिया है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा होती है आपकी गोरखपुर में होती है, पूर्वी भाग पर होती है यूपी के। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो भाई सबसे कम वर्षा पूछे तो आप कहेंगे सर इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका जो मथुरा है यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? चलिए बताइए उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है इनमें से? 68 नंबर में। तो 68 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर दोस्तों हिंदी भी है और आपके उर्दू भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर है, राइट हो जाएगा। 1989 को उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा दी गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की स्थापना 1956 में किस तिथि की हुई थी? किस तिथि को हुई थी ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा 1 नवंबर। क्या? 1 नवंबर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु आप कहेंगे तो आप कहेंगे सर ऑप्शन हो जाएगा आपका बारहसिंघा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर बारहसिंघा। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय नहीं लगाएंगे, यहाँ पर राजकीय लगाएंगे, क्योंकि राजकीय किसी एक राज्य को इंगित करता है और राष्ट्रीय किसी पूरे भारत देश को, अर्थात किसी भी राष्ट्र का या किसी देश का संपूर्ण की बात करता है। तो राजकीय पक्षी यहाँ पर लिखेंगे तो आपका सारस आपका जो हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा, सारस हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? यहाँ पर 72 नंबर है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? तो आप कहेंगे 80 सीटें हैं। कितनी? 80 हैं। अगर उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटें पूछा जाए तो जो आप जवाब क्या देंगे? तब आप जवाब देंगे 31 सीटें। कितनी देंगे? 31। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 74 नंबर में। तो दोस्तों जब कुल दे देता है तो आपको 404 देना है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है किससे नहीं लगती है? तो दोस्तों देखिए मध्य प्रदेश से भी लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है, बिहार से लगती है। क्या महाराष्ट्र से लगती है? तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र से नहीं लगती है, नंबर हो जाएगा। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 76 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका बी नंबर है 1986 में। कब? 1986 में पारित किया गया था। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्न में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है, यहाँ पर देना है। तो दोस्तों अजैविक, है ना, जैविक वो चीज होता है जैसे मनुष्य होता है जिसका मरने के बाद इसका रूपांतरण हो सकता है, मिट्टी मिल जाता है।
यहाँ पर जल का क्या रूपांतरण हो सकता है? नहीं हो सकता है। प्रकाश का रूपांतरण हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन का क्या हो सकता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है? तो आप कहेंगे सर जल को ना जला सकते हैं, ना प्रकाश को जला सकते हैं, ना ऑक्सीजन। मतलब कुल मिला के यहाँ पर कह सकते हैं ये जो आपका कह सकते हैं अजैविक घटक, मतलब अजैविक घटक में नहीं आते हैं, ये जैविक घटक हैं। तो ये उपभोक्ता इसका आंसर ये नंबर हो जाएगा। क्या? उपभोक्ता इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन प्रथम वर्ग उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है? प्रथम वर्ग उपभोक्ता में नहीं आता है, बताइए भाई। तो देखिए प्रथम वर्ग उपभोक्ता में नहीं आता है, तो प्रथम वर्ग में होते हैं कौन से? जो आपके शाकाहारी होते हैं। और शाकाहारी होते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? यहाँ पर देखिए गाय शाकाहारी है, बकरी भी है, खरगोश भी है, लेकिन भेड़िया तो नहीं आएगा आपका। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सी नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है कि ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों इन्हें कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं ना। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? बी नंबर है, क्योंकि द्वितीय उपभोक्ता में क्या होते हैं, ये लोग शाकाहारी जंतुओं का क्या करते हैं? शिकार करते हैं और अपना पेट भरते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस श्रेणी के उपभोक्ता अपने भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं? तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? तृतीय उपभोक्ता, अर्थात जो तृतीय उपभोक्ता होंगे वो दूसरे उपभोक्ता को खा जाते हैं, है ना। तो याद रखिएगा जैसे जैसे श्रेणी आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे उपभोक्ताओं की संख्या कम होती जाएगी। प्रथम उपभोक्ता में ज्यादा लोग होते हैं, बीच में उससे कम होंगे, थर्ड वाले में बिल्कुल कम होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इकोसिस्टम का प्रयोग, ये जो शब्द है एजी टांसले ने किया था, कब किया था? तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा 1935 में किया था। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 2018 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश इनमें से कौन है? तो ग्रीन हाउस गैस आपका सबसे ज्यादा चीन उत्पादन करता है, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस पूछा गया है, 83 नंबर में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे ये होना चाहिए कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा, क्या लिख लीजिए, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ये क्वेश्चन का यहाँ पर होना चाहिए। तो आपका N2 हो जाएगा, नाइट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि वायुमंडल का जो घनत्व है ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है? तो वायुमंडल का जो घनत्व होता है दोस्तों ऊंचाई के साथ साथ क्या हो जाता है? घटता जाता है। क्या होता है? घटता जाता है। इसको ऑप्शन लगाना है आपको, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब ये कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखिए कि जो गैसें होती हैं जब गर्म होती हैं वो ऊपर उठने लगती हैं। क्यों उठने लगती हैं? क्योंकि इनका घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। जब घनत्व कम होता है तो गैसें ऊपर चली जाती हैं। क्लियर है ना। और जब गर्म गैसें होंगी तो ऊपर तो चली जाएंगी। और जब बारिश होती है तो घनत्व को क्या कर देती? कम कर देती है। यही गैस जो होती हैं वो पानी में कन्वर्ट हो जाती हैं, वाष्प में हो जाती हैं, तो वो नीचे बारिश कराने लगती हैं। यही कारण होता है जो पेड़ पौधे होते हैं वो बारिश कराने में लाभदायक होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं ऊपर जो वायु होती है उस वायु को ठंडी कर देते हैं, और ठंडी कर देते हैं तो वाष्प के रूप में बारिश हो जाती है। आपने देखा भी होगा। क्लियर है ना कि जब पेड़ पौधों के बीच से गुजर रहे होते हैं तो ठंडी ठंडी हवा लगती है। ठीक है। आगे बढ़िएगा। ये पृथ्वी की सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? यहाँ पर 85 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, 71% इसका आंसर है, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है अत्यधिक लवणता के कारण मृदा हो जाती है। दोस्तों 86 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर, क्षारीय हो जाती है। क्या हो जाती है? क्षारीय। इसका ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या होता है? तो दोस्तों उसमें नाइट्रेट हो जाता है। नाइट्रेट की वजह से जो बेबी होता है वो ब्लू दिखने लगता है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है डेसिबल से किसकी तीव्रता मापा जाता है या मापन करते हैं? तो डेसिबल के माध्यम से आप माप करेंगे ध्वनि के, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। इतने लोग जुड़े हैं तो भाई वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर करिएगा, जितने लोग यहाँ पर भी हैं। ठीक है, सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कम लोग हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी लोग सपोर्ट करिएगा। यहाँ पर दिया है एक मनुष्य किस परास की आवृत्ति ध्वनि को सुन सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर 89 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? 89 का ऑप्शन दोस्तों बनेगा यहाँ पर 20 से 20,000 हर्ट्ज। यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा? यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यावरण जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है इसकी स्थापना कब की गई थी? चलिए, कह रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी?
जवाब हो जाएगा 1958 में। कब की गई थी? 1958। इसको ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। ये बताइए, ये जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा होगा, मार्स गैस के नाम से किसे जानते हैं? 91 का ऑप्शन जो आपका आएगा वो आपका ये हो जाएगा, आपकी मीथेन गैस को माना जाता है, मीथेन गैस को कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपदा वन अपना धन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है कि वन रोपण की प्रक्रिया में बढ़ावा देना। दोस्तों बाद में एक ऑप्शन भी हो जाए आपका, ये हिमाचल प्रदेश है, इसने अपना वन अपना धन और अपना धन योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वे सभी जीव जंतु जो स्वपोषित प्राथमिक उत्पादन अर्थात पौधों द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों पौधों के द्वारा जो भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। ये उपभोग करते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, जो कि आपकी प्रथम श्रेणी में आपके आते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वे सभी सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों या जंतुओं को पर्यावरण से साफ करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन्हें अपघटक कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि ये छोटे छोटे जीव होते हैं और जो पौधे कुछ भी होते हैं देखो मिट्टी में मिला देते हैं, है ना, धीरे धीरे वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं, अपघटन हो जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करके अपघटित कर देते हैं, ये अपघटक कहा जाता है। इसको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगर आपसे दिया गया है कि जैविक घटक नहीं है, जैविक घटक आपसे कह रहा है नहीं है, तो देखो जैविक घटक नहीं है, यहाँ पर देखिए पादप होता है, मानव भी होता है, पशु होता है, ये जैविक होते हैं। इनकी मृत्यु अगर होती है तो आप देखते हैं इनका रूप में परिवर्तन हो सकता है ना, कार्बन। यहाँ पर जल में आपका जैविक घटक नहीं है, ये अजैविक घटक है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से अजैविक घटक बताइए। अब यहाँ पर देखिए 96 नंबर में, देखिए 96 नंबर में यहाँ पर परिवर्तन पादप में है, शेर बिल्ली में हो सकता है, क्या तापमान में कर सकते हैं, मतलब अजैविक यहाँ पर देख सकते हैं, तो अजैविक घटक हो जाएगा क्या, यहाँ पर तापमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मिट्टियों में रहने वाले जीवों को ईडैफन कहते हैं और इनका आकार कितना होता है? तो मिट्टियों में रहने वाले जीवों को क्या बोलते हैं? ईडैफन कहते हैं। इनका जो आकार होता है वो कितना होता है? तो याद रखिए 20 सेंटीमीटर तक होता है। क्या? 20 सेंटीमीटर तक होता है। ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंसर्ट हैकेल ने कब किया था? 98 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या बनेगा? 98 का अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा ये नंबर है आपके 1969 में। कब? 1969 यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पादप तथा जीवों का जो भार होता है उसे क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर दिया गया है कि जीवित पादप और जीवों का भार बायोमास कहलाता है। क्या बोलते हैं? बायोमास कहते हैं। ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर 100 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो इन्हें बोलते हैं परजीवी, है ना। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। जैसे जोंक होता है ना, जोंक ये मनुष्य में चिपक जाता है, उसके खून को चूसता है। वैसे फीताकृमि होता है, एंट अमीबा भी होता है, जो खुद नहीं हो बनाता है भोजन, वो दूसरे पर मतलब आधारित होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि ऊष्मागतिकी के किस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं? तो दोस्तों हाँ, मच्छर भी आपका हो गया, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए 101 का जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा। ऊष्मागतिकी के नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, ये होता है आपका प्रथम, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जब ऊर्जा एक वर्ग के जीव से दूसरे वर्ग के जीव में स्थानांतरित होती है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसे कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। क्या? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर कह सकते हैं एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि जो खाद्य श्रृंखला होती है वो अगले चरण में उसकी 10% कम हो जाती है। मतलब उन्होंने 10% का यहाँ पर सूत्र दिया था। जैसे कि यहाँ पर खाद्य श्रृंखला में ऐसे चयन बना दी जाए तो यहाँ पर नीचे पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ पर सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा होती है वो आपकी 10,000 हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ये चीज़ आपके खाते हैं कौन? ये प्राथमिक भोक्ता, तो इसमें से 10 कम कर दीजिए, 10% कम करना है। क्या? 10% कम करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10% कम करेंगे तभी आएगा। उसका 10%, ये 10% का नियम था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जीवों के
प्रजातियों के उद्भव, विविधीकरण, विसरण, विलोपन, वितरण के कारणों, कारकों और प्रतिक्रियाओं तथा जैवमंडल में पदार्थों और ऊर्जा के संचरण की क्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा जैव भौगोलिक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी जैव भौगोलिक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आहार, क्या दिया है? आहार भूस्खलन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित जीवों की संख्या को क्या कहते हैं? आहार भूस्खलन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित जो जीव होते हैं इनकी संख्या को क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं जयभार? यहाँ पर पिरामिड कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, पिरामिड हो जाएगा। यहाँ पर अगला, क्योंकि यह दिया प्रत्येक स्तर दिया गया है, आहार भूस्खलन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अपर्दन तथा निक्षेपण की विधि द्वारा चट्टानों का रिसाव तथा कटाव अन्य जगह पर घुमाव होता है, घुमाव होगा। इसके साथ ही चट्टान के तत्व भी उसके साथ आते हैं, जाते हैं, जो मृदा में विद्यमान रहते हैं, जहां से या पौधों में अंतः आहार श्रृंखला के सहारे ऊर्जा के प्रवाह द्वारा पोषण स्तरों में परिवर्तित होता है। वह क्रिया क्या होती है? दोस्तों ये परिवर्तित क्रिया होती है आपकी जैव भू रासायनिक क्रिया होती है। इसका ऑप्शन ये बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितना है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पूछा गया है, तो जवाब क्या बनेगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर 0.003 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0.038%। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगर नाइट्रोजन पूछे तो क्या जवाब देंगे? तो आप कहेंगे नाइट्रोजन है सर जी कितना, 78%, ठीक है ना, 78 पॉइंट कुछ होता है, इसलिए औसत में आप लगा दीजिए। अगला है शैवाल की मृत्यु के कारण होने वाली प्रवाल विरंजन के कारण प्रवाल का जो रंग हो जाता है वो कैसा हो जाता है? दोस्तों 108 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, सफेद हो जाता है। कि जब शैवाल की मृत्यु के कारण होने वाली प्रवाल है ना, प्रवाल विरंजन के कारण शैवाल का रंग सफेद हो जाता है। ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि CO2 के उत्सर्जन द्वारा जब ओजोन गैस के सांद्रण में, ओजोन गैस के सांद्रण में हो जाती है तो उस प्रक्रिया को ओजोन क्षरण कहते हैं। यहाँ पर अगर खाली स्थान में भर दिया जाए ऑप्शन बी कमी। याद रखिए CO2 के उत्सर्जन द्वारा जब ओजोन गैस के सांद्रण में कमी हो जाती है तो उस प्रक्रिया को ओजोन क्षरण कहते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब वार्षिक वर्षा सामान्य वार्षिक वर्षा से 75% या उससे कम होती है तथा मासिक वर्षा सामान्य वर्षा से 60% से या उससे कम होती है तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सूखा। दोस्तों अगर इससे भी कम हो तो ये सूखा आ जाती है दोस्तों, सूखा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगला है अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार क्या होता है? दोस्तों अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है यहाँ पर SO2। क्या होता है? SO2। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला निम्नलिखित में से कौन मानव जनित वायु प्रदूषक नहीं है? मानव जनित वायु प्रदूषक नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपका उद्योग है, यहाँ पर वाहन होते हैं, यहाँ पर वायुयान होते हैं, लेकिन धूल कण जो आपके हैं ये मानव जनित नहीं है। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? जल प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, प्राकृतिक दिया गया, प्राकृतिक समझिएगा तो मृदा अपरदन प्राकृतिक है, भूस्खलन प्राकृतिक है, ज्वालामुखी प्राकृतिक है, लेकिन नगरीय उत्सर्जन क्या है? क्या ये जल प्रदूषण प्राकृतिक स्रोत नहीं है? यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा प्रयागराज में मेयर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना द्वारा कब की गई थी? यहाँ पर आंसर जो आपका है सी हो जाएगा 1858 में। कब की गई थी? 1858 में की गई थी। अगला है हंटर कमीशन ने स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा देने पर जो जोर दिया उसकी स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर आंसर आपका बनेगा क्या? तो आपका जो आंसर है दोस्तों यहाँ पर 115 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, 1882 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1882। अगला है कि विश्वविद्यालय शिक्षा को क्या दिया गया है? आपसे कह रहा है यहाँ पर विश्वविद्यालयी शिक्षा को माध्यमिक स्तर की शिक्षा से अलग करने वाले सैडलर कमीशन की स्थापना कब की गई थी? सैडलर कमीशन 1917 इसका आंसर हो जाएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर 1981 में की गई थी, 1981 में की गई थी। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस वर्ष 1989-90 में उर्दू निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उर्दू निदेशालय की स्थापना हुई थी आपकी कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो 119 को ऑप्शन डी आपके 1972 में
बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है कि शिक्षा मित्र योजना प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण मानक अनुसार अध्यापक आदि उद्देश्यों हेतु कब शुरू की गई थी। दोस्तों ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि हमारे एग्जाम में आते नहीं हैं, सब आपके आते हैं। यहाँ पर 120 नंबर और ऐसा सब कोई पढ़ता नहीं है, याद रखें। ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते हैं पुलिस वाले, वो सोचते हैं कि नहीं हिंदी पढ़ लेंगे हमारा एग्जाम निकल जाएगा, उनको लगता है हिस्ट्री पढ़ लेंगे एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग डीपली अध्ययन करेंगे उन्हीं का होगा। ऐसे नहीं है कि हाँ पुलिस में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो सबका हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत लोग होते हैं जो सिलेबस के अनुसार पढ़ते नहीं हैं, बस ऐसे उठाते हैं किताब पढ़ लेते हैं, चलो हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ लिया, खत्म हो गया काम। यहाँ पर देखिए ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। 120 नंबर का ऑप्शन हो जाए आपका 2000 और 2001 में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रयागराज में एक माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया गया था। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देना है। चलिए यहाँ पर 121 का जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, बी नंबर 1982 में। कब किया गया था, 1982 में। अगला आपसे दिया गया है कि उच्च शिक्षा के नियंत्रण एवं निर्देशन हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की स्थापना कब की गई थी। 122 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है 1972, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर जो आपकी है वो आपकी कितनी है। यहाँ पर देखिए 123 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन बी 67.7%, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अटाला मस्जिद, तो ये कहाँ पर आपके जौनपुर में है ना, सर के शासकों ने बनवाया था, तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि मुगल चित्रकला शैली की नींव किसके शासनकाल में पड़ी थी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 125 दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, मुगल चित्रकला की जो शैली की नींव रखी थी किसके शासनकाल में पड़ी थी। ऑप्शन क्या बनेगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन बी आपके हुमायूं के समय से ना, हुमायूं जो कि प्रवास काल के दौरान वहाँ सीखा था अभी, है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अमीर खुसरो ने आविष्कार किया था। चलिए अमीर खुसरो ने जो आविष्कार किया था किसका किया था, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा तबला का। किसका किया था, तबला, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कृष्ण भक्त स्वामी हरिदास किस गायन के लिए प्रसिद्ध थे। कृष्ण भक्त स्वामी हरिदास किस गायन के लिए प्रसिद्ध थे, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आपके ध्रुपद के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए, तो आपके ध्रुपद गायन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और होता है राग मल्लाह, क्या राग मल्लाह के लिए जाना जाता है कि बादल से बारिश हो जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बिस्मिल्लाह खां व मुमताज खान किस घराने से संबंधित थे। बिस्मिल्लाह खां और मुमताज खान किस घराने से संबंधित थे, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके बनारस घराने से थे। कहाँ से, तो आपके बनारस घराना, जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि कथक प्रसिद्ध नृत्य है। कथक जो आपका है कहाँ का है, तो आप कहेंगे सर उत्तर भारत का है, अर्थात तो ऑप्शन बनेगा ये नंबर है उत्तर प्रदेश में ये उत्पन्न हुआ है। कथक एक शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। कथक शब्द कथा से आया जिसका अर्थ है कहानी है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महाकुंभ मेला जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है, ये प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष कितने बाद आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ये विश्व धरोहर में भी इसको शामिल किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका यह शामिल है सबसे बड़े मेले में। 130 नंबर का ऑप्शन सी यहाँ पर 12 वर्ष में आता है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है बटेश्वर मेला जो कि पशु मेला है, ये कार्तिक शुक्ल द्वितीया को कहाँ पर लगता है। बटेश्वर मेला आपका लगता है आपके आगरा में लगता है, जिसके ऑप्शन आपका बनेगा ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ददरी मेला जो कि पशु मेला है, ये कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ पर लगता है। ददरी मेला आपका लगता है दोस्तों बलिया में। कहाँ पर लगता है, बलिया में। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चैत्र माह में एक माह तक चलने वाला नौचंदी मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए महाकुंभ के बाद देखा जाए भारत में सबसे बड़ा मेला आपका कौन सा आता है, फिर आपका नौचंदी मेला आता है। और यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा, ये मेरठ में लगता है, रंग बिरंगा मेला है ना। और मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी आपका मेला है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे देवा शरीफ मेला कार्तिक कहाँ लगता है।
देवा शरीफ मेला जो कि कार्तिक में लगता है, ये कहाँ पर लगता है? ऑप्शन क्या बनेगा आपके बाराबंकी में। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर जिसका है बिल्कुल राइट हो जाएगा। राम राम भाई, राम राम। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सैयद सलार मेला, यहाँ पर कर लीजिए, कलार नहीं होगा, सैयद सलार मेला, ठीक है। सैयद सलार मेला जो लगता है कहाँ पर लगता है? सैयद सलार मेला कहाँ पर लगता है, यहाँ पर जवाब देना है। देखिए 135 नंबर जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा बहराइच, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है शाकुंभरी देवी मेले का जो आयोजन होता है नवरात्र में, कहाँ पर लगता है? यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सहारनपुर में। ऑप्शन देखिए आपका सी नंबर, 7 से शाकंभरी, 7 से सहारनपुर, ऑप्शन सी हो जाएगा। और 7 से संतरा, संतरा भी कहाँ होता है? तो आपके सहारनपुर में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देव दीपावली उत्सव जो कि त्रिपुरा राक्षस वध उत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है? देखिए 137 नंबर है, इसको नोट करिएगा आपके वाराणसी में, ठीक है। देव दीपावली उत्सव वाराणसी में मनाते हैं, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं गंगा महोत्सव जो कि गंगा दशहरा कहाँ मनाया जाता है? गंगा महोत्सव या गंगा दशहरा कहाँ मनाते हैं? तो दोस्तों याद रखिए वाराणसी में मनाते हैं और प्रयागराज में भी मनाते हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा दोनों। क्या हो जाएगा? दोनों। इसका आंसर सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? चलिए यहाँ पर ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? यहाँ पर आंसर जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपका 39 का सी, आपका 14 सितंबर 1949, मतलब ऑप्शन जो आपका आएगा यहाँ पर 39 नंबर में वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा 1949। इसीलिए हिंदी अर्थात जो 14 सितंबर को मनाते भी हैं, ठीक है, 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया आपके 1989 में, ठीक है, 1989 में। यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा क्या? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? पुष्टि संप्रदाय की स्थापना जो किया था वो किसने किया था? तो दोस्तों पुष्टि मार्ग या पुष्टि संप्रदाय ये आपके हैं कौन? वल्लभाचार्य। इसका ऑप्शन जो आपका है बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे भारतीय जननाट्य संघ कहाँ स्थित है? भारतीय जननाट्य संघ जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके आगरा में, नोट करिएगा, ये आपके कहाँ पर है? आपके आगरा में है। ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट कब पारित किया गया था? यहाँ पर जवाब देना है कि बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट जो पारित किया गया ये कब पारित किया गया था? यहाँ पर 143 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों याद रखिए 1928, क्या हो जाएगा? 1928 ये आपका एक्ट है और आपके ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। ऑप्शन को देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? यहाँ पर जो आपका आंसर है क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर थारू जनजाति है जो कि दीपावली को शोक पर्व रूप में मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। क्लियर है क्यों मनाते हैं? इस जनजाति के लोग अपने स्वर्गवासी परिवार के सदस्य की याद में एक पुतला तैयार करते हैं और दिवाली के दिन उसे जलाते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बदला विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? बदला विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है ना। इस क्लास में आप यूपी जीके भी बेहतर तरीके से हो गई, मतलब सब चीज़ कंप्लीट हुई है। यहाँ पर बदला विवाह जो आपका है किस जनजाति में होता है? तो यहाँ पर देखिए जो आपकी थारू जनजाति है, क्या है? थारू जनजाति है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1983 कब लागू हुआ था? देखो आपसे दिया गया है, कह रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू हुआ था? 93 भाई। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर 146 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर 28 सितंबर। देखिए 28 सितंबर यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर है 28 सितंबर 1993। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों, आपकी वीडियो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर 147 का ऑप्शन बी आपके 338 के ए में, इसमें 338 के ए में आपका है, अर्थात ये भी हो सकता है 338 के का भी आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग पारित हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग पारित हुआ था, ये कब पारित हुआ था? चलिए जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय महिला आयोग जो पारित हुआ, ये कब पारित हुआ था? चलिए यहाँ पर 148 का ऑप्शन बनेगा 80 नंबर, ये 1990 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1990 यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, क्या दिया गया है? कह रहा है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका धारा 21। ठीक है, धारा 21 के तहत होगा। यहाँ पर धारा 21 होना चाहिए, धारा 2 होना चाहिए। चलिए 4 भागों में है और अधिनियम, ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? चलिए यहाँ पर 150 नंबर देना है। कह रहा आपसे कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष इनमें से क्या है? चलिए यहाँ पर बताइए, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? यहाँ पर देखिए 150 को ऑप्शन क्या आ रहा है भाई? 50 साल, 50 साल। यहाँ पर 3 वर्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, 3 वर्ष होता है। इसको ऑप्शन सी देखिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका जो आपकी है दायर की जा सकती है दोस्तों, याद रखिए, उच्च न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय में भी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर हो जाएगा, दोनों को ही कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जनहित याचिका का जो विचार है ये सर्वप्रथम कहाँ आया था? जनहित याचिका दोस्तों याद रखिए यूएसए की देन है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से है। और यहाँ पर देखा जाए भारत में PIL की अवधारणा जो न्यायमूर्ति PN आपके थे उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है राज्य निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा, ऐसा उपबंधित किया गया है कौन से आर्टिकल में? तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 39 का ए जो आपका है, इसमें निःशुल्क सहायता मिलेगी, है ना? ऐसा आपका ऑप्शन कौन है? ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 2019 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी, इसे आप लोग हटा सकते हैं क्योंकि 2019 का आपका है। और 2019 के अनुसार अगर आप पूछें कि आतंकवाद में आपका कौन सा है तो इसको करंट अफेयर में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि भारतीय संसद पर 2001 में हमला किस तारीख को हुआ था? चलिए भाई, यहाँ पर जो आपका आंसर है 13 दिसंबर को। ठीक है, 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद में सुबह शीतकालीन सत्र चल रहा था, तब आपका हुआ था। तो इसको ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आतंकवादियों की संख्या जो थी 5 थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा आपका 1920 में, 17 अक्टूबर 1920 को यहाँ हुआ था। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पाकिस्तानी गुप्तचर संख्या जो आपका है ना, ये क्या है? देखिए आपने हमेशा पढ़ा होगा, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा ISI, है ना? ये संख्या नहीं होगा, संस्था होगा। पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आपकी है ISI है, यहाँ पर से हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रिलेटेड रहे हैं जो कि पुराने रहे हैं, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आए, बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ था? देखिए 164 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1971 में एक नए देश के रूप में दुनिया के सामने आया था, है ना? तो इसको ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई थी? 165 नंबर का जो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर देखिए आपका जवाब हो जाएगा 1984 में। ठीक है, कब? 31 अक्टूबर 1984 को सुबह उनके 2 सिख सुरक्षाकर्मी थे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और उनकी हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मणिपुर का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आपका 1949 में। कब हुआ था? 1949 में मणिपुर का विलय भारत में हुआ था। यहाँ पर विवाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है
कि 2001 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित विश्व व्यापार केंद्र की 2 बड़ी इमारतों पर आतंकी हमला किया गया, यह किस तिथि को हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 11 सितंबर को हुआ था। 11 सितंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला स्थित है। यहाँ पर 168 का ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ये नंबर नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? मौसम विज्ञान जो आपका है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला है केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ पर है? तो जब वन आता है तो आप कहेंगे देहरादून है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर नई दिल्ली में है, ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि औद्योगिक विकास विज्ञान अनुसंधान स्थित है। औद्योगिक विकास विज्ञान अनुसंधान, विकास विज्ञान अनुसंधान, तो दोस्तों ये आपके है लखनऊ में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कहाँ पर स्थित है? इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बनेगा बी नंबर, कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए 173 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इज्जत नगर, जो कि आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी आपके दिल्ली में है। कहाँ पर है? आपके दिल्ली में है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है क्या? सेंट्रल आलू कह दी, इन्होंने बहुत गलती टाइपिंग में किया है। सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर आपका हो जाएगा शिमला है। शिमला इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्थित है वो आपके कहाँ पर है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर दिया है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका स्थित है, ये कहाँ स्थित है? 176 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 176 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपका लखनऊ। ठीक है, लखनऊ हो जाएगा। अगला है, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर आपका है? तो ऑप्शन सी आपको कोयम्बटूर हो जाएगा। अगला दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी का मुख्यालय जो आपका है कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी का मुख्यालय जो आपका है वो कहाँ पर है? तो आपके पुणे में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है, सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर है? ये कहाँ पड़ता है? तो आपका हो जाएगा ये कटक में है। कहाँ पर है? कटक में है। अगला है, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन स्थित है। यहाँ पर देखिए 180 नंबर में, तो केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण और उपकरण संस्थान आपका आ जाता है, तो ऑप्शन डी आपके चंडीगढ़ हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो आपका है ये कहाँ पर है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर है? यहाँ पर 182 नंबर का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके लखनऊ। कहाँ पर है? आपका लखनऊ हो जाएगा। और अगला है कि पर्यावरणीय राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।